तो 14,300 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और ये आपका इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ओ लेवल्स में भी आते हैं, एएस में भी आते हैं, एएस में कम आते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म ये नहीं हुआ अभी, ये जो कैरिड डाउन है ये यहाँ ब्रॉड डाउन करना ज़रूरी है, और ये जो कैरिड डाउन था ये यहाँ पे ब्रॉड डाउन करना ज़रूरी है। इधर के मार्क्स हैं 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008, एंड दिस अमाउंट इज़ योर करंट एसेट। सर मैं पूरा लिख देता हूँ, बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएंगे। करंट एसेट एंड दिस अमाउंट इज़ योर करंट लायबिलिटी। और पेपर में पूछता है कि टी अकाउंट बनाने के बाद अगली लाइन में कह देता है कि बताएं ये अमाउंट किधर किधर जाएंगी, तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस में जाती हैं, ठीक है जी। तो ये तो मैंने आपको एक्सपेंस फॉर्मेट पे फिगर्स को पुट करके बता दिया, लेकिन ये अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट की ट्रीटमेंट आपको पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडर में और बहुत सारे चैप्टर्स में आएगी। तो वो आएगी तो किस तरह करना होगा, डेटा यही है, पेज नंबर 3 पे आप जाके डेटा देखें। और इसकी एक और तरीका है टी अकाउंट बनाए बगैर, जो कि आपको उस वक्त बनाना है टी अकाउंट जब टी अकाउंट मांगे। अगर टी अकाउंट नहीं मांग रहा तो फिर आपको यही कैलकुलेशन करनी चाहिए। और ये कैलकुलेशन क्या है, ये आपको एक्सपेंस की फिगर, बेसिकली तो आपको एक्सपेंस की फ़िगर निकाली है ना, जो आप इनकम स्टेटमेंट में डालेंगे। तो एक्सपेंस की फ़िगर जो इनकम स्टेटमेंट में आप डालेंगे वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी सैलरी एज़ पर ट्रायल बैलेंस, वो सैलरी जो ट्रायल बैलेंस, या एज़ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो सैलरी आपने पे की होगी ना, वो अमाउंट है 14,000 की, वो आपने लिख दी, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं गौर से सुन के, लॉजिक से, रट्टे से नहीं, अक्रूड जो एंडिंग है 31 दिसंबर 2007, अक्रूड का मतलब है ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई, ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं हुई। ड्यू तो हो गई ना, जब पे नहीं हुई तो इस 14,000 में तो शामिल नहीं है, क्योंकि 14,000 तो वो अमाउंट है जो हमने पे की है। 14,000 वो अमाउंट है जो हमने अपनी स्टाफ के मेंबर्स को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 12 महीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसी है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई और वो ड्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपका एक्सपेंस है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि अक्रूवल कहता है रिकॉर्ड योर एक्सपेंस एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट तो आपने नहीं की है लेकिन ड्यू तो है ना, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अक्रूड सैलरी एंडिंग। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, याद रख लेते हैं यार अक्रूड एंडिंग ऐड होता है, बस कहानी ख़त्म, इतने दिमाग कौन लगाए। क्यों, तो क्योंकि दिमाग आपको लगानी चाहिए, आपको ये लॉजिक से पता होना चाहिए कि वाई यू आर एडिंग दिस, यू आर एडिंग दिस बिकॉज दिस अमाउंट इज़ नॉट येट पेड बट इट इज़ योर एक्सपेंस एंड 14,000 इज़ द अमाउंट दैट यू हैव पेड। तो पेड अमाउंट पे अगर एक अमाउंट ऐसी है जो कि आपने पे ही नहीं की है लेकिन वो आपका एक्सपेंस है, तो आप उसमें ऐड कर देंगे अक्रूड सैलरी एंडिंग या अक्रूड एक्सपेंस एंडिंग, और अक्रूड बिगनिंग लेस कर देंगे। अक्रूड बिगनिंग लेस इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपने पे की है लेकिन ये पिछले साल की थी और पे इस साल हो गई, क्योंकि वो 31 दिसंबर 2006 को ड्यू थी लेकिन 31 दिसंबर 2006 में आपने पे नहीं की थी। तो जब पे नहीं की थी तो वो आप पे कब करेंगे, 2007 में, और जब 2007 में पे हुआ होगा तो 14,000 में तो शामिल है लेकिन आपके एक्सपेंस में शामिल नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप उसको लेस कर देंगे। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ डिडक्ट। ये लॉजिक नहीं है डिडक्ट करने की, अक्रूड एंडिंग ऐड होता है तो अक्रूड बिगनिंग लेस होगा, आगे चलो भाई, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक ये है कि अक्रूड एंडिंग ऐड इसलिए हो रहा है कि वो ड्यू था लेकिन आपने पे नहीं किया था, और अक्रूवल कहता है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ पेमेंट इफ एन एक्सपेंस इज ड्यू रिकॉर्डेड। ओके, अब आ जाते हैं प्रीपेड एंडिंग पे। प्रीपेड एंडिंग ऐसे बड़े कन्फ्यूजन होती है, हालांकि कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। प्रीपेड एंडिंग का मतलब है एक एक्सपेंस ड्यू नहीं है लेकिन आपने पे कर दिया। 2007 में एक एक्सपेंस ड्यू ही नहीं था लेकिन आपने पे कर दिया, तो जब पे कर दिया तो आउटफ्लो में तो शामिल है लेकिन एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए, तो लेस कर देंगे हम प्रीपेड सैलरी एंडिंग। एंडिंग इसलिए लेस करेंगे क्योंकि ये पे तो हो गया लेकिन एक्चुअली एक्सपेंस कब का है, 2008 का है।
तो 2008 में एक्सपेंस पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन आउटफ्लो में आपने 2007 में रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि आपने पे कर दिया था। तो पे कर दिया था तो आप उसको क्या करेंगे 1200 माइनस। लोग क्या करते हैं, याद रख लेते हैं, बस अक्रूड एंडिंग ऐड होता है ना, जो अक्रूड का होता है रूल उसका उल्टा प्रीपेड का होता है, आगे चलो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ऐड कर देंगे हम प्रीपेड सैलरी बिगनिंग। अब ये बिगनिंग ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि ये पे हुआ होगा पिछले साल, यानी 1 जनवरी 2007 है ना, तो 31 दिसंबर 2006, बात तो एक ही है। 2006 में एक्चुअली पे हो गया, लेकिन एक्सपेंस कब का है 2007 का, तो ये 1000 आप इसमें ऐड करेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14,300, वही आएगा जो ऊपर वाले फॉर्मेट पे आया है। देखें आप, वही आएगा। आपको ये वाला जो करना है पार्ट जो और के नीचे लिखा है, ये कब करना है, जब आपसे बाकायदा सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, हीटिंग लाइटिंग इंश्योरेंस का अकाउंट नहीं मांगे, तो फिर आपको ये करना है। क्यों? इसलिए कि फिर वो पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उधर ये यूज़ हो रहा होगा, उधर आपको ये करना है, ये वाला नहीं करना। और फिर अगर आपको फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं आता, पेपर में एग्ज़ाम में नहीं आया है, तो फिर डेफिनेटली चारों पांचों इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, क्वेश्चन में एक दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। लोग यूजली क्या करते हैं, ये अप्रोच रखते हैं, अक्रूड एंडिंग ऐड होता है, इतना याद कर लेते हैं। तो जब अक्रूड एंडिंग ऐड होता है तो अक्रूड बिगनिंग लेस होता है, और जो रूल अक्रूड का होता है उसका उल्टा प्रीपेड का होता है। ये करके वो ये जो पूरी कैलकुलेशन है ये समझ जाते हैं, और उसके बाद ये समझ के कर जाते हैं, ठीक है ना। ये आ जाती है एक्सपेंस एज पर इनकम स्टेटमेंट, ये हमने बना लिया। अब इसमें मसला ये है कि एक अप्रोच तो है पाप, प्रीपेड अक्रूड, अक्रूड प्रीपेड, रट्टा मार लिया आपने। दूसरी अप्रोच है कॉन्सेप्चुअल, कि भाई प्रीपेड डेबिट पे इसलिए आएगा क्योंकि एसेट है, अक्रूड क्रेडिट पे इसलिए आएगा क्योंकि लायबिलिटी है। अब आप पेपर में बैठे हुए और टेंशन हो गई, आपको ना पाप याद आया, ना ये रूल याद आया, और ना आपको लॉजिक क्लियर है, लेकिन आपको 100% ये याद होगा कि अक्रूड एंडिंग ऐड होता है। आपने पेंसिल उठाई और ये वाला फॉर्मेट कोने पे बना लिया। जब आपने कोने में बनाया तो आपके पास एक्सपेंस की अमाउंट तो आ गई। तो आपको जो जो ऐड हो रहा है इसमें वो डेबिट साइड पर डाल दें, और जो जो लेस हो रहा है क्रेडिट साइड पर डाल दें, टी अकाउंट तैयार हो जाएगा आपका। और जब आप ये कर चुके होंगे तो आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी, और याददाश्त वापस आएगी तो आप उसको लेबल कर देंगे, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। कब? जब आपसे वो ये कह रहा है कि एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आइटम्स, ठीक है। दिस इज़ अक्रूवल फॉर एक्सपेंसेस। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी लेक्चर चल रहा है, सवाल नहीं आया है, ठीक है ना। ये तो एक एग्जांपल समझाने के लिए आई थी, ठीक है। ये पेज नंबर 4 था। हम आगे चलते हैं टू पेज नंबर 5, और हम रेवेन्यू नेचर की बात करेंगे। तो मसला तो नहीं इसमें, ठीक है। अब हम रेवेन्यू की बात करते हैं। पेज नंबर 5 आ गया जी। पेजेस आप अपने पास डाउनलोड करके फिर सुनिएगा, प्रिंट आउट निकाल के, ठीक है जी, ओके। और जब तक ये पेंडेमिक वाली कहानी चल रही है, ज़ाहिर है 4 महीने तक तो और है, तो मेरा ख्याल है आप सब लोग को एक प्रिंटर ख़रीद लें, ताकि प्रिंट आउट का ख़र्चा बच जाए आपको। वरना एक एक चैप्टर के 20-20, 25-25 पेजेस आप निकालते रहेंगे बाज़ार से, तो उतने का तो प्रिंटर ही आ जाएगा, ठीक है। और एसेट आपके पास अलग हो जाएगा हमेशा के लिए, तो बेहतर है कि आप एक प्रिंटर ख़रीद लें। पेज नंबर 5 पे हम अब रेवेन्यू नेचर की बात करते हैं ना, ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यूज़। अब देखिए, बिज़नेस की जो सेल होती है ये तो एक ऑर्डिनरी कोर्स में जनरेट हो रही होती है, आम हालात में आप सेल करते हैं, लेकिन सेल्स के अलावा भी बिज़नेस के और सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए एक कमीशन हो सकता है, एक रेंट हो सकता है, एक इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, और एक जो है वो बस इतना ही रहने देते हैं। अब मैं इसमें से ना कमीशन रिसीव, ज़ाहिर है, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीव, रेंट रिसीव्ड आई एम टॉकिंग अबाउट रिसीव्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एंट्रीज लिखते हैं। इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, इन केस ऑफ, मैं कमीशन उठा लेता हूँ, कमीशन ड्यू एंड रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट,
कमीशन ड्यू था और ड्यू डेट पे रिसीव हो गया, तो आपने एंट्री पास करनी है बैंक डेबिट, पैसे आ गए, और कमीशन रिसीव यानी कमीशन इनकम क्रेडिट, ये एंट्री आपने पास कर ली। ठीक है जी। दूसरी क्या है, इन केस ऑफ कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। देखो भाई, ये जो गोरा है ना, ये आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, इसलिए इसने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है कि जब भी इनकम नेचर के क्वेश्चंस आते हैं टर्म यूज़ करता है एरियर की, और जब भी एक्सपेंस के क्वेश्चंस आते हैं टर्म यूज़ करता है अक्रूड की। हालांकि अक्रूड और एरियर एक ही चीज़ होता है। इनकम के केस में वो एरियर यूज़ करता है, तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज़ एरियर। और ये कोई पहली दफ़ा आप ज़िंदगी में बात नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपने उधार पे माल बेचा था तो आप कहते थे एनफॉक्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, तो अक्रूवल तो उसी दिन लगा लिया था आपने जब आपने एनफॉक्स को डेबिट किया था। इसका मतलब है आप डेटर को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब है आप रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमीशन ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो क्या हुआ, रिसीव, बजाय बैंक को डेबिट करने के हम कमीशन रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और कमीशन इनकम यानी कमीशन रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। ये मैं रिसीवेबल तमीज़ से लिख देता हूँ, रिसीवेबल। तो कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर दिया और कमीशन रिसीव यानी कमीशन रिसीव्ड या कमीशन इनकम, आप समझ लें इनकम, इनकम रिकॉर्ड हो गई चाहे पैसे आए हों या ना आए हों। इनकम रिकॉर्ड हो गई चाहे पैसे आए हों ना आए हों। कमीशन रिसीवेबल डेबिट हो गया, चाहे पैसे आपको मिले बाद में मिल जाएंगे आपको। जब कमीशन बाद में जो ड्यू था और आपको उस ड्यू डेट पे नहीं मिला था, तो बाद में जब मिलेगा एक हफ्ते बाद, तो इन केस ऑफ कमीशन एरियर रिसीव्ड सब्सीक्वेंटली, बाद में आपको मिल गया। जब आपने बाद में मिल गया तो आपने कहा कैश डेबिट और कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट। अब आप इस एंट्री को पहली दूसरी के साथ मिलाएं, ऊपर कमीशन रिसीवेबल डेबिट था, यहाँ कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट है, कैंसिल हो गया आपस में। कैश डेबिट कमीशन रिसीव क्रेडिट, एंट्री का इम्पैक्ट वही आया जो केस नंबर 1 में था। ठीक है। थर्ड, इन केस ऑफ प्रीपेड कमीशन। प्रीपेड कमीशन का मतलब है नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। जैसे आपका स्कूल एडवांस फीस ले लेता है, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। ठीक है जी, ड्यू नहीं है। प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस। कमीशन आपने एडवांस में ले लिया। जिस पार्टी को आपने, दो पार्टीज़ थी, गाड़ी ख़रीदनी थी, एक बेच रही थी, आपने जब डील कराई तो आपने कहा यार थोड़े पैसे अभी दे दो, बात हुई, जब हिसाब कर लेंगे, जब एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा। तो आपने पहले पैसे ले लिए, जब पैसे ले लिए तो कैश तो डेबिट हो गया लेकिन आपकी इनकम नहीं है ना। तो जब आपकी इनकम नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रीपेड कमीशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है। बाद में इन केस ऑफ प्रीपेड कमीशन बिकम्स ड्यू, जब वो ड्यू हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, प्रीपेड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कर देंगे। आप इसमें देखें, यहाँ कैश डेबिट है, कमीशन इनकम इसमें क्रेडिट है। कमीशन इनकम का मतलब कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट खोला हुआ है। से फॉर एग्जांपल उधर प्रीपेड कमीशन क्रेडिट था, इधर प्रीपेड कमीशन डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया। प्रीपेड का अकाउंट कैंसिल हो गया और आपका इम्पैक्ट वही आ गया जो केस नंबर 1 का था। ठीक है जी। अब हम इसके पेज नंबर 5 पे आते हैं, सॉरी 6 पे आते हैं और इसकी एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल करते हैं हम इसकी, और इसकी एग्जांपल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। चल गया यार आज तो ऐसे। ठीक है जी।
एग्जाम्पल कैसे करते हैं हम, इसका एक टी अकाउंट बना लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड का, अब हम ज़रा लॉजिक से बात करते हैं, फिर रट्टा रट्टा। देखिए देखिए एक क्वेश्चन है आपको, ए इंफॉर्मेशन आपको क्या मैंने, कमीशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कमीशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2007, $14,000। तो भाई कैश डेबिट कमीशन क्रेडिट ये रिसीव किया है, पर ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 12 महीनों में ये अमाउंट टोटल आपको कैश की फॉर्म में मिली है। जब मिली है तो आपने एंट्री पास करी, कैश डेबिट और कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, मैंने एक्स 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 डाला 31 दिसंबर 2007। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, एरियर कमीशन फर्स्ट 2007 1400, फर्स्ट 2007 मे बी 31 12 2006। इसका मतलब 2006 में ड्यू हो गया था, 2006 में मिला नहीं था, मिला 2007 में है। 2007 के अंदर पहली जनवरी को ये ड्यू था, रिसीवेबल था। एरियर का मतलब है रिसीवेबल, एरियर का मतलब है रिसीव, receivable is your asset, asset should be on the debit side, so therefore balance brought down, arrear is on the debit, और ये हम डेट डाल देंगे 1 जनवरी 2007। फिर आपको दे रहा है एरियर कमीशन 31 दिसंबर 2007 1000, 31 दिसंबर 2007 का मतलब है 2007 में ये ड्यू हो गया है, लेकिन 2007 में आपको अभी तक मिला नहीं है। तो कभी कभी 31 दिसंबर 2007 के बजाय वो ये डेट दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, 1 जनवरी 2008, बात एक ही है। तो अगर एरियर बिगनिंग डेबिट साइड पर है तो एरियर एंडिंग क्रेडिट साइड पर हो जाएगा। और फिर आपको कह रहा होगा ये ए इंफॉर्मेशन थी, ये बी इंफॉर्मेशन थी, ये सी इंफॉर्मेशन थी, ये डी इंफॉर्मेशन है। प्रीपेड कमीशन फर्स्ट 2007 का मतलब 31 12 2006 1300। प्रीपेड का मतलब है 1 जनवरी 2007 को कि आपके पास ड्यू नहीं था लेकिन आपने रिसीव कर लिया। नॉट ड्यू प्रीपेड, यहाँ इनकम के केस में नॉट ड्यू बट रिसीव्ड है, एक्सपेंस के केस में नॉट ड्यू बट पेड था, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड, नॉट ड्यू बट रिसीव्ड। तो ये तो लायबिलिटी है आपकी, आपने रिसीव कर लिया लेकिन ड्यू नहीं था। पहली 2006 में आपने रिसीव किया है, इनकम तो 2007 की है, तो 2006 में आपने रिसीव कर लिया, तो ये तो आपकी लायबिलिटी बन गई। और लायबिलिटी है प्रीपेड, और प्रीपेड का बिगिनिंग बैलेंस आपके पास आएगा क्रेडिट साइड पे। क्यों? क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। ये लॉजिक है इसकी। और फिर आपको आइटम नंबर ई में ये कह रहा है प्रीपेड कमीशन 31 12 2007, मतलब बोले तो 1 जनवरी 2008, और ये कह रहा है 1800। इसका मतलब ये हुआ कि 2008 की कमीशन आपने 2007 में ले ली, तो 2007 की लायबिलिटी बन गई एंडिंग। तो इसलिए अगर बिगनिंग प्रीपेड क्रेडिट साइड पे आएगा तो प्रीपेड एंडिंग यहाँ आएगा। और फिर आप क्या करेंगे, बड़ा कौन छोटा कौन, बैलेंसिंग, इन तीनों को ऐड करके दो लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन दिस साइड। ये इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी और ये बैलेंसिंग फिगर होगी ऑन 31 दिसंबर। अब ये जो कैरेट डाउन है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, और ये जो कैरेट डाउन है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008। ये करंट एसेट है एंड दिस इज योर करंट लायबिलिटी। ठीक है जी।
अब हम पेज नंबर 7 पे जाएंगे और इसको, अच्छा ये फॉर्मेट याद करने की लोग एक रट्टा अप्रोच लगाते हैं, आपा आपा, एरियर प्रीपेड, प्रीपेड एरियर, दिस इज प्रीपेड, इधर कैश इधर इनकम। ठीक है ये अप्रोच, लेकिन जब आप इसमें कैलकुलेशंस में फंस सकते हैं, अगर आपको वो 2 ईयर्स एक साथ दे के कैलकुलेशन में फंसा सकते हैं। वो कैसे फंसाएगा, उसके क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी, उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे उसी वीडियो के नीचे इसी में, तो आप वो निकाल के पहले प्रिंट आउट ले लीजिएगा और फिर हम उन क्वेश्चंस को आप देखिएगा वीडियो में सॉल्व होते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फिर होपफुली। अब यही कंटेंट है जी, और इसका हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं और फिर हम इसकी कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे। पेज नंबर 7 की बात हो रही है। कमीशन रिसीव, क्वेश्चन में कह रहा है जी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 14,000 कैश डेबिट 14,000 से ऑन 31 दिसंबर 2007। ठीक है जी, और फिर कह रहा है जी एरियर बिगनिंग इज़ योर एसेट, एसेट शुड ऑलवेज बी ऑन द डेबिट साइड, तो ये बी डी एरियर आपने यहाँ लगा दिया 1 January 2007। और फिर कह रहा है जी एरियर एंडिंग है, एरियर बिगनिंग कितना था, एरियर एंडिंग कितना है 1000, तो आपने बैलेंस कैरेट डाउन ले लिया, एरियर 1000। फिर आपको कह रहा है प्रीपेड बिगनिंग, और प्रीपेड बिगनिंग है बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीपेड 1300 1 जनवरी 2007, और फिर प्रीपेड एंडिंग है 1800, और ये आपके पास आ गया बैलेंस कैरी डाउन प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2007। टोटल कितना बन गया ये 14, 15, 16, 16,300 माइनस 1800 एंड 1400, तो हमने कैलकुलेटर से निकाला 13,100, ये आ गया इनकम स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2007। ये कैरी डाउन आपके पास आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये आपके पास आ गया और ये 1 जनवरी 2008 को बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 आ गया। लेकिन अगर पेपर में आपसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव और इंश्योरेंस और इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट ना पूछे, लेकिन सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और इधर उधर के क्वेश्चंस में आपको कुछ कैलकुलेशन दे सकता है, तो वो डेटा यही होगा। लेकिन आप बगैर टी अकाउंट बनाए हुए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 14,000 एड ड्यू बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एक अमाउंट ड्यू हो गई लेकिन इस साल रिसीव नहीं हुई तो क्या इनकम नहीं है अक्रूवल तो कहता है भाई जिस साल ड्यू हो गई उस साल रिकॉर्ड करो, तो आप ऐड कर देंगे एरियर एंडिंग। अब ये तो लॉजिक से ऐड करने हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं बस याद रख लेते हैं यार एरियर एंडिंग ऐड होता है बस, तो जो एरियर एंडिंग ऐड होता है तो एरियर बिगनिंग लेस होगा, बात तो लॉजिकल है। तो एरियर बिगनिंग, और एरियर बिगनिंग कितना है 1400, और फिर कमीशन, जब एरियर एंडिंग ऐड होता है तो कमीशन एंडिंग लेस होना चाहिए, लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं चाहिए क्यों लेस करते हैं। कमीशन प्रीपेड एंडिंग का मतलब है कि ड्यू नहीं हुआ, रिसीव कर लिया तो 14,000 में तो शामिल है लेकिन इनकम में शामिल नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रीपेड एंडिंग आप क्या करेंगे लेस कर देंगे, प्रीपेड कमीशन एंडिंग, और प्रीपेड कमीशन एंडिंग कितना है 1800, और ऐड कर देंगे प्रीपेड बिगनिंग, क्यों, क्योंकि आपने पिछले साल रिसीव किया था लेकिन इनकम इस साल की है, और वो कितना है 1300, तो उधर कैलकुलेटर से डिफरेंस निकाल लें, 14 1 15
और वो डिफरेंस कितना आ गया 13,001। तो एग्जैक्टली वही आएगा, ज़ाहिर है, लॉजिकल है। तो ये आपके पास आ गया कमीशन इनकम एज पर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर, ये पेज नंबर 7 आपका हो गया। ठीक है, ये अक्रूवल के फंडामेंटल्स हो गए ख़त्म। अब हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं हम, फिर थोड़े हाई ऑर्डर क्वेश्चंस करेंगे। हाई ऑर्डर क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, बल्कि हो सकता है मैं अभी करा देते हैं। एक है कैलेंडर ईयर, मैं करा रहा हूँ एक क्वेश्चन, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि गेम सारा यही होता। पेपर में आपको भरे पड़े हैं इसके चैलेंजिंग क्वेश्चंस। ये आपा पाप से आपा पाप से समझ लें आप 40-50% तक तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जो रीसेंट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं ये आपा पाप से नहीं हो सकते। आपको डेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, ये कैलेंडर ईयर है। और कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। एवरी कैलेंडर ईयर इज़ अ फाइनेंशियल, मे बी अ फाइनेंशियल ईयर, बट फाइनेंशियल ईयर मे नॉट बी द कैलेंडर ईयर एज वेल। फाइनेंशियल ईयर होता है एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, एनी पीरियड ऑफ 12 months for which accounts are prepared. For example, जनवरी से 31 दिसंबर ये फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। 1 जुलाई से 2006, ये 2006 और ये भी 2006 में ख़त्म। 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 ये फाइनेंशियल ईयर है, कैलेंडर ईयर नहीं है, 12 महीने हैं। ठीक है जी। और 1 मई से 2006 से 30 अप्रैल 2007, हिसाब लगा लें, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 12 महीने। तो इन सो फॉन सो फोर्थ था। 30 सितंबर को भी अगर ईयर ख़त्म होता है तो फिर कब शुरू होगा, 2007 में। तो 2000 अक्टूबर 2006 ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 अक्टूबर 2006। ये सारे फाइनेंशियल ईयर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये था पेज नंबर 8। अब एक सवाल मैं लिख रहा हूँ इसी पेज पे, सॉल्व हम करेंगे। ये है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफ़िकल्ट। जो अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट ज़्यादातर डिफ़िकल्ट आएगा वो ये आएगा, इसके मिलता जुलता आएगा। ज़ाहिर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, फिर आप इसके मुझे आंसर्स अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द लेजर अकाउंट्स ऑफ P. Hawks on 1 जून, नहीं हाँ 1 जुलाई, 1 जुलाई 2007। 1 जुलाई 2007 के बैलेंसेस हैं। पैकिंग मटेरियल का बैलेंस है 1800 और वेजेस का बैलेंस है 2700। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है ये एक्सपेंसेस है ना, तो ये बैलेंसेस का मतलब है ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस है 1 जुलाई को। ठीक है ना। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर नहीं करते हम इसको, और थोड़ा और मुश्किल कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2008 पैकिंग material was bought on credit 500. On 30th July 2008